हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेजर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रश्न पत्र में कल हमने अमेरिकन संविधान के संबंध में बात की थी, जिसके तहत हमने अमेरिकन शासन व्यवस्था में कानून निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझने का प्रयास किया था। इसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे अमेरिकी शासन व्यवस्था में संसदीय समितियों की भूमिका, या यूँ कह दीजिए अमेरिकन शासन व्यवस्था में संसदीय समितियों का योगदान। इसके संबंध में हम आज के इस व्याख्यान में बात करेंगे। जैसा कि मित्रों आप जानते हो, प्रत्येक संसदात्मक शासन व्यवस्था, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो भारत हो, या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यानी यूँ कह दीजिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के किसी भी मॉडल में संसद में समितियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि संसद में कार्य की अधिकता इतनी होती है कि वह सब कार्यों पर सामूहिक रूप से ध्यान नहीं दे सकती। इसलिए वह वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत पर कार्य करते हुए अलग अलग समितियों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। तो आज हम इस व्याख्यान में बात करेंगे अमेरिकन शासन व्यवस्था में समितियों की भूमिका, अमेरिकी कांग्रेस में समितियों की भूमिका। रीड कहते हैं कि ये समितियां सदन की आंख, कान, हाथ और यहाँ तक कि मस्तिष्क के समान होती हैं। यानी समितियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें हम शरीर के अंगों से तुलना की कर सकते हैं। शरीर के अंग जिस प्रकार शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आँख के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, कान के बिना या मस्तिष्क के बिना, उसी प्रकार समितियों का भी कांग्रेस में बहुत बड़ा रोल होता है। ये इसी प्रकार की भूमिका अदा करती है। ब्रिटेन की संसद की तरह अमेरिकी कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार की समितियां कार्य करती हैं। अमेरिका में समिति व्यवस्था के प्रचलन का प्रमुख कारण व्यवस्थापन कार्य में वृद्धि और कांग्रेस के पास समय का अभाव है। अच्छा, बात आती है कि अमेरिकन शासन व्यवस्था में ये समितियों की भूमिका यकायक इतनी कैसे बढ़ गई। तो इसका एक सीधा सा उत्तर यह है कि पिछले कुछ वर्षों में, या यूँ कह दीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकन शासन व्यवस्था में कांग्रेस के पास इतना कार्य बढ़ गया व्यवस्थापन संबंधी कि वह अपने कार्य को करने से ही उन फुर्सत में नहीं रहती, तो फिर अन्य कार्य कैसे होंगे। महत्वपूर्ण कार्य करने में ही उसको फुर्सत नहीं मिलती, तो अन्य कार्य कैसे होंगे। तो एक तो व्यवस्थापन संबंधी कार्यों का बढ़ना, दूसरा कांग्रेस के पास उन कामों को करने के लिए समय का अभाव। इन दोनों कारणों से अमेरिकन कांग्रेस में समितियों की भूमिका यकायक बहुत बढ़ गई है। अमेरिका में कांग्रेस की समितियों को व्यवस्थापन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है। अच्छा, भारत में तो क्या होता है, सामान्यतः दो प्रकार की समितियां होती हैं। एक जिसको स्थायी समिति बोलते हैं और दूसरी जिसको अस्थायी समिति बोलते हैं। लेकिन अमेरिका में जो समितियों का जो प्रकार है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उन समितियों का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी बताया कि वहाँ विधेयकों के संबंध में समितियाँ इतनी ताकतवर हैं कि वे चाहे तो किसी विधेयक को समाप्त कर सकती है, यानी उसको पेंडिंग डाल सकती है। और मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको कि वहाँ लगभग 95% विधेयक तो केवल इसी कारण समाप्त हो जाते हैं क्योंकि समितियाँ उसको आगे प्रोसेस में लाती ही नहीं है।
इस कारण समाप्त हो जाते हैं। तो समितियों का रोल अपने आप इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। परंतु ब्रिटेन में समितियों के द्वारा इस प्रकार की भूमिका अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में किसी भी विधेयक को अपने प्रतिवेदन के साथ समिति द्वारा संसद को लौटाना आवश्यक होता है। वो अपनी एक रिपोर्ट उसके साथ लगा सकती है, लेकिन वह उसको पेंडिंग नहीं डाल सकती। वह अपने कुछ सुझाव या अपने कुछ उसमें अपने सुझाव कुछ वो उसमें डाल सकती है उस एक नोट में, लेकिन वह उसको अपने पास पेंडिंग नहीं रख सकती। उसे अनिवार्य रूप से संसद को समय पर देना आवश्यक है, संसद के पटल पर रखना आवश्यक है। तो ब्रिटेन और अमेरिका में जो समितियों का जो रोल है उसमें यहीं से अंतर आ जाता है। इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापन संबंधी संपूर्ण दायित्व मंत्रिमंडल का होता है। वहाँ मंत्रिमंडल व्यवस्थापन का कार्य देखता है, मैंने पहले भी बताया, जिसे कार्यपालिका बोलते हैं। जबकि अमेरिका में यह दायित्व कार्यपालिका का नहीं होकर कांग्रेस का होता है। कांग्रेस मीन्स व्यवस्थापिका का होता है, यानी वहाँ विधायिका का ये कार्य होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर है इन दोनों में, और इसी कारण वहाँ समितियों की भूमिका में भी अंतर आ जाता है। अमेरिका में समितियों को मोटे तौर पर हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वहाँ मोटे तौर पर 6 प्रकार की समितियाँ होती हैं और इन सभी समितियों की अलग अलग भूमिका होती है। तो आइए हम बात करते हैं। पहली, स्थायी समितियाँ। दूसरा, विशेष समितियाँ। तीसरा, कॉन्फ्रेंस समितियाँ। चौथी, संपूर्ण सदन की समिति। पांचवा, नियम समिति। और छठवा, संयुक्त समितियाँ, जो जॉइंट कमिटीज होती हैं जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो ये कुल मिला के 6 प्रकार की समितियाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ भी भारत में भी कुछ समितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ क्या ज़्यादातर समितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। चाहे वो लोक लेखा समिति देख लीजिए, चाहे वो प्राक्कलन समिति देख लीजिए। तो इनमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं ताकि दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व उसमें हो जाए और दोनों सदनों की बात उस समिति के सामने रखी जा सके। तो पहली है स्थायी समितियाँ। अमेरिका में 1946 में समितियों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के आधार पर प्रतिनिधि सदन में 20 और सीनेट में 16 समितियां निर्धारित की गई कि भाई प्रतिनिधि सदन में तो 20 समितियां होगी और सीनेट में 16 समितियां बनाई जा सकती है। इन समितियों में 9 से लेकर 50 तक सदस्य संख्या हो सकती है। वह ज़रूरत के हिसाब से होती है। जितनी गंभीरता किसी मामले की हो या जितनी भूमिका किसी समिति की होगी उसके आधार पर सदस्य संख्या रखी जा सकती है, लेकिन उसमें मिनिमम संख्या 9 और अधिकतम संख्या, जिसको मैक्सिमम संख्या कहते हैं, वो 50 हो सकती है। प्रतिनिधि सदन में स्थायी समितियों का गठन प्रत्येक चुनाव के बाद होता है, यानी जब भी प्रतिनिधि सदन का चुनाव होगा तो वहाँ स्थायी समितियों का पुनर्गठन होगा। परंतु सीनेट में स्थायी समितियों के कुछ सदस्य 2 वर्ष के पश्चात बदल दिए जाते हैं। वहाँ 2-2 साल में कुछ सदस्य बदल दिए जाते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य ले लिए जाते हैं। यानी वहाँ इस प्रकार प्रत्येक चुनाव के बाद में पुनर्गठन नहीं होता। और उसका कारण ये भी है कि सीनेट स्थायी सदन है, सीनेट कभी भंग नहीं होता। सीनेट में एक सदस्य एक बार में 2 समितियों का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधि सदन में ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिनिधि सदन में प्राय ये देखा जाता है कि एक सदस्य एक बार में एक समय में एक ही समिति का सदस्य होगा। उसे सामान्यतया दूसरे समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता या नहीं बनाया जाता, यानी एट ए टाइम वह एक ही समिति का सदस्य होगा। अमेरिका में सामान्यतया जो समिति का चेयरमैन होता है वह सदन का मतलब उस समिति के जो सदस्य उनमें से किसी वरिष्ठ को बनाया जाता है। यानी जैसे मान लो किसी समिति में 15 सदस्य, तो उनमें सामान्यतः ये प्रक्रिया है कि जो वरिष्ठ है उसे उसका चेयरमैन बना दिया जाता है
और ये सही भी है उस व्यक्ति के सम्मान की दृष्टि से, और एक अच्छी परंपरा है। तो वहाँ चेयरमैन जो बनाया जाता है वह वरिष्ठता के आधार पर चुन लिया जाता है। विशेष समिति, इन समितियों का गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। अचानक कोई विशेष विधेयक ऐसा आ जाता है तो उस पर विचार करने के लिए इस प्रकार की समितियां होती हैं, और जब उस विशेष मुद्दे पर चर्चा हो जाती है, वह मुद्दा सोल्व हो जाता है, वह कार्य सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद में यह समिति स्वतः ही समाप्त हो जाती है या समाप्त मानी जाती है, क्योंकि ये तात्कालिक रूप से ज़रूरत के हिसाब से बनती है समिति, और जब वो ज़रूरत समाप्त हो जाती है तो उसे समाप्त मान लिया जाता है। कॉन्फ्रेंस समितियां, जब किसी भी विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाए तो तत्काल दोनों सदनों के 3-3 या 5-5 सदस्यों द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई जाती है जो दोनों सदनों की तरफ से संवाद स्थापित कर सके। इसमें दोनों सदनों के 3-3 सदस्य हो सकते हैं, यानी 6 सदस्य हो सकते हैं, या दोनों सदनों से 5-5 सदस्य हो सकते हैं, यानी 10 सदस्य हो सकते हैं। और फिर उसके बाद में वे दोनों सदनों की बात रखती है और उसके माध्यम से तालमेल बिठाने का प्रयास किया जाता है। तो इसे कॉन्फ्रेंस समिति बोलते हैं, यानी एक तरह से कॉन्फ्रेंस दोनों सदनों के मध्य डायलॉग्स का काम, संवाद स्थापित करने का काम करती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य जो दोनों सदनों के मध्य किसी मुद्दे को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, उस गतिरोध को समाप्त करना होता है। ये इस समिति का मुख्य कार्य होता है। किसी भी प्रकार की गतिरोध को समाप्त करना। अगला है संपूर्ण सदन की समिति। यह समिति सदन के सब सदस्यों की होती है, यानी संपूर्ण, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संपूर्ण सदन की समिति, यानी संपूर्ण सदन की मतलब है कि दोनों सदनों के सारे सदस्य इसमें शामिल माने जाते हैं, जिसकी सदस्य संख्या भी आप जान सकते हो कि जैसा कि 435 + 3 जो कोलंबिया प्रांत के सदस्य हैं, ये तो प्रतिनिधि सदन के हो गए, यानी 438 सदस्य, तो और 100 सदस्य सीनेट के, यानी कुल 538 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, इस समिति की खास बात यह है कि ये जो संपूर्ण सदन की जो समिति होती है उसमें सदन का मतलब अंतर केवल इतना सा होता है कि सदन में जो अध्यक्षता करता है वो सभापति करता है, लेकिन जो संपूर्ण सदन की जो समिति होती है उसमें सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता। ये एक अंतर तो ये होता है, यानी इसकी बैठक की अध्यक्षता सभापति नहीं करता। दूसरा ये है कि इस समिति की गणपूर्ति, कोरम, वह मिनिमम 100 सदस्य रखा गया है। अब कोरम क्या होता है? कोरम या गणपूर्ति से तात्पर्य है कि वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना सदन की बैठक बुलाना संभव नहीं है, यानी सदन की बैठक नहीं बुलाई जा सकती उस मिनिमम सदस्य संख्या के बिना, तो उसे कोरम कहते हैं। तो ये जो मिनिमम सदस्य संख्या इस समिति के लिए रखी हुई है 100, यानी इसका मतलब ये है कि 538 में से कम 100 सदस्य उपस्थित होंगे तो ही मीटिंग बुलाई जा सकती है। 100 से कम सदस्य उपस्थित होंगे तो इन संपूर्ण सदन की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, संपूर्ण सदन की समिति की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो ये कोरम है, ये एक तरह से गणपूर्ति है। नियम समिति, जो विधेयक स्थायी समिति से आते हैं उन्हें नियम समिति के पास भेज दिया जाता है। स्थायी समिति से पास होकर आते हैं तो उन्हें नियम समिति के पास भेज दिया जाता है। नियम समिति उसकी छानबीन करती है और उसको बारीकी से देखती है, और उसके बाद में यदि वह इन्हें स्वीकृति दे देती है तो फिर सदन में इन पर विचार किया जाता है, क्योंकि वह बहुत बारीक से उसको देखती है। अच्छा, इस समिति में कुल 12 सदस्य होते हैं। नियम समिति में कुल 12 सदस्य होते हैं। संयुक्त समितियां, कभी कभी सदन में ऐसे विषय भी आ जाते हैं जिनकी जांच एवं कार्यों के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त कार्यवाही आवश्यक होती है। ऐसे कई विषय आ जाते हैं जिसमें दोनों सदनों की एक साथ में कार्यवाही या अलग अलग
दोनों सदनों की कार्यवाही आवश्यक होती है। तो ऐसे अवसर पर दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई जाती है, एक जॉइंट कमेटी बनाई जाती है और इस समिति में जो सदस्य संख्या होती है वह विषय की गंभीरता के हिसाब से, कार्य की ज़रूरत के हिसाब से होती है। यानी यह सदस्य संख्या कितनी भी हो सकती है। यदि कार्य बहुत गंभीर है, बहुत व्यापक है, तो सदस्य संख्या अधिक हो सकती है, और कार्य बहुत सामान्य है तो सदस्य संख्या कम हो सकती है। लेकिन इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और दोनों सदनों के माध्यम से इस समिति का गठन किया जाता है। इसे संयुक्त समिति बोलते हैं। इस समिति का कार्य पूरा हो जाने पर यह समिति भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह भी किसी ज़रूरत के हिसाब से, तात्कालिक ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती है। तो ये कार्य सिद्धि के बाद में, कार्य समाप्त होने के बाद में समाप्त हो जाती है। तो अमेरिकन जो व्यवस्थापन है, जो अमेरिकन शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है, उसमें आप देखिए समितियों का बहुत अधिक महत्व है, और इस समितियों के महत्व के कारण ही कभी कभी इनको छोटी व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, यानी छोटी व्यवस्थापिका की संज्ञा दी जाती है। या जैसे मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ा समितियों का रोल है, तो व्यवस्थापिका तो नहीं है, लेकिन उसका एक लघु रूप इन समितियों को कह सकते हैं, और वहाँ कहा भी जाता है, छोटी व्यवस्थापिका इन समितियों को कहा भी जाता है। तो ये अपन ने इस व्याख्यान में समझने का प्रयास किया। यदि इस व्याख्यान के संबंध में, समिति व्यवस्था के संबंध में, समितियों की भूमिका के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो या कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो आपके, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसका समाधान आप ढूंढ सकते हैं। साथ ही मैं आपको इसमें एक असाइनमेंट भी देता हूँ, जिसमें 2 प्रश्न हैं। एक तो अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में कुल कितनी स्थायी समितियां होती हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको आपको हल करना है। इसमें से चारों आंसरों में से कौन सा सही है वह टिक लगाना है। दूसरा है, अमेरिकी कांग्रेस में समितियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, यानी इन समितियों की क्या भूमिका है, क्या रोल है इन समितियों का। तो थोड़ा सा विस्तार से, यानी जैसा कि अपने लघुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में 10 नंबर के, उस स्तर का इसको रखकर आपको आंसर देना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि यदि कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क स्थापित करके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, और कल हम इससे आगे हम बात करेंगे अमेरिकन कांग्रेस एवं सीनेट, यानी अमेरिकी कांग्रेस में सीनेट की क्या भूमिका है, उसके गठन की प्रक्रिया, उसके सदस्यों के वेतन भत्ते, उसके विशेषाधिकार, इन सब के संबंध में हम अगले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपको आज के इस व्याख्यान से ज़रूर कुछ लाभ हुआ होगा। थोड़ा आप भी यदि किताब का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में यदि कोई क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, तो आपको और ज़्यादा आसानी से इस व्यवस्था को समझने में सहूलियत होगी। तो आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।